जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों आज MPPSC प्री 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बहुत लोग खुश हैं जिनका उसमें सिलेक्शन हो गया और बहुत लोग दुखी भी है जिनका उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए एक ये मोटिवेशन की तरह लीजिए और फिर से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 3 से 3.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो हम यूनिट 7 कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट हमारा लगभग खत्म होने का, 1-2 वीडियो और आने वाले इन्वायरमेंट के। तो इन्वायरमेंट लगभग हमने कवर कर दिया बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में कवर किया है। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पार्ट 27 लेके आए हैं। ये आपका प्रीलिम्स में यूनिट 7 जो आपका है एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस में यूनिट 9 जो है आपका मेंस पेपर 3 का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले वीडियो को हम स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इसके अलावा नॉलेज ग्रंथ में जो कट ऑफ दिया था ऑलमोस्ट उसी के आसपास कट ऑफ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 1-8 नंबर का ही फर्क पड़ा है। तो नॉलेज ग्रंथ मैंने आपको पहले बताया था आपको जेन्युइन डिटेल्स ला के ही देगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं। आज बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर ए पार्ट। दिस इंक्लूड डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, बिटवीन स्पीसीज एंड ऑफ इकोसिस्टम, यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट 1992 के हिसाब से। ठीक है, तो समझते हैं इसको क्या होता है। देखिए इसको आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें उसके नाम से पता चल जाती है। बायो प्लस डाइवर्सिटी, ठीक है। बायो का मतलब आप समझ गए, बायोलॉजिकल चीज़ से। बायोलॉजिकल चीज़ में आपका कोई भी स्पीसीज, कोई भी किसी भी चीज़ की नस्ल आ जाएगी, या तो प्लांट्स की नस्ल हो या तो एनिमल्स की नस्ल हो, किसी भी तरह के हार्बीवोरस, कार्निवोरस, डेट्रीवोरस, किसी भी तरह की नस्ल आ जाएंगी। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नताएं, ठीक है, भिन्नताएं। तो इन्हीं स्पीसीज के बीच में जो भिन्नताएं हैं, या तो सेम स्पीसीज के बीच में हो सकती है या डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो सकती है, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ये आपका यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट 1992 में जो हुआ था उसके हिसाब से डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो आपको कभी भी ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन जो होता है मेंस का उसमें आ सकता है, और प्रीलिम्स में भी कभी भी पूछ सकता है। तो याद रखिए द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है, इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब पढ़ाया जा चुका है आपको, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जमीन से, थल से रिलेटेड। मरीन मतलब होता है आपका वाटर से रिलेटेड, ठीक है, और उसी तरह आपका एक्वेटिक भी होता है जो उससे रिलेटेड होता है। तो इन्हीं के बारे में अगर इनमें थोड़ा भी भिन्नताएं हैं तो उन्हीं भिन्नताओं को हम समझते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी। चलिए आगे समझते हैं। आर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और heterogeneity exist not only at the species level but at all level of biological organization ranging from macro molecules within cells to biomes। ये बोल रहा है कि आपकी जो बायोस्फीयर है, आपको पता है सबसे बड़ा जो यूनिट ट्रॉफिक आपका ट्रॉफिक लेवल सबसे बड़ा यूनिट जो होता है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, बायोस्फीयर पढ़ा था। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है आपका, इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, फिर आपका इकोसिस्टम, ऐसे करके आता था ना, और लास्ट में आपका क्या कहाँ पर पहुँच जाता था, बायोस्फीयर में। तो बायोस्फीयर सबसे बड़ा, जहाँ पे सारे जितने भी टाइप के आपके स्पीसीज रहते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर में जो आपकी डाइवर्सिटी आती है वो सिर्फ स्पीसीज के लेवल की वजह से नहीं आती, इवन स्पीसीज के अंदर जो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और सेल्स होते हैं ना, उसमें डिफरेंस की वजह से जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना जो इंपॉर्टेंट होगा आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फॉर इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। ठीक है, IUCN के हिसाब से जो आपकी प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज हैं जो इसके अंदर डिस्क्राइब की गई है वो करीब 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन करीब 15 लाख। ठीक है, तो ये है, इसको ध्यान रखने से समझने के लिए है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म, तो उसके हिसाब से ही आपका है। मोर देन 70% ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, वाइल्ड प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंगी और ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंगियोस्पर्म। ये हम टाइप आगे पढ़ेंगे, समझेंगे इसके बारे में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद एमॉन्ग एनिमल इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। आपको इतना ध्यान रखना है, इंडिया में करीब 7% जो स्पीसीज हैं,
ठीक है। टोटल स्पीसीज के इंडिया में टोटल कितने 7% स्पीसीज हैं जो बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। और लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाया जाता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ पाया जाता है। ये कौन सी, दो चीज़ आप बताएंगे, कौन से कॉन्टिनेंट में है पहली बात, और ये कौन सी कंट्री में है, ठीक है, और ये कौन सी रिवर के किनारे है। तीन चीज़ आप हमें बताने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है, ठीक है। तो इसको आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए ये पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि एंडेमिज्म की, ठीक है, तो एंडेमिज्म इज स्टेट ऑफ स्पीसीज बीइंग नेटिव टू ए सिंगल डिफाइंड ज्योग्राफिक लोकेशन सच एज आइलैंड, स्टेट, नेशन, कंट्री और अदर डिफाइंड। मतलब कोई चीज़ सिर्फ एक ही जगह पे पाई जाती है तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग? एंडेमिक। जैसे कि आपकी बीमारियां होती हैं, अभी आपका क्या चल रहा है? कोविड। कोविड क्या है? पेंडेमिक। जो चीज़ वर्ल्ड वाइड फैल जाए उसको पेंडेमिक। जो एक ही लोकेशन या एक ही जगह पे सेट हो जाए, मतलब एक ही जगह पे पाई जाए, तो उसको, जैसे कि आपका अगर हम कहें कि एशियाटिक लायन, ठीक है, एशियाटिक लायन या बब्बर शेर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो आपको हमेशा कहाँ कहाँ ध्यान आएगा? गिर फॉरेस्ट, गुजरात में, ठीक है। तो वो वहाँ का एंडेमिक हो गया। तो उसी तरह एंडेमिज्म, या इंडिया में अगर हम अपने एमपी की बात करें तो आपका क्या कह दिया जाए? वाइट टाइगर। वाइट टाइगर तो वो एंडेमिज्म में आ जाता है। कहाँ का? रीवा में पाया जाता था, ठीक है। और रीवा कहाँ? एमपी में, ठीक है। तो एंडेमिज्म हो गया वो। तो अगर कोई भी स्पीसीज, किसी भी चीज़ की स्पीसीज अगर नेटिव हो किसी स्पेशल जियोग्राफिक लोकेशन की, कोई भी आइलैंड भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, नेशन हो सकता है, कंट्री हो सकता है, या कोई भी डिफरेंट जोन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो लैटिट्यूड ग्रेडियंट, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपको पता है कि डाइवर्सिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? देखिए आपका टेम्परेचर जो चेंज होगा, जो जानवर रहते हैं या कोई पौधे होते हैं उनकी हर सबकी टेम्परेचर सहने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट, अलग अलग क्लाइमेट में रह रहा है, कोई ज़्यादा बारिश में रह रहा है, कोई ज़्यादा कम बारिश में रह पाता है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि अलग अलग लैटिट्यूड, ठीक है, अलग अलग लैटिट्यूड में आपका पाया जाता है। लैटिट्यूड ग्रेडियंट पे अलग अलग एनिमल्स होंगे। मतलब जो एनिमल्स आपके इंडिया में पाए जा रहे होंगे वो चाइना में नहीं पाए जाएंगे, जो चाइना में पाए जाएंगे वो आपका रशिया में नहीं पाए जाएंगे। तो अगर ऐसे ऊपर बढ़ते रहे तो बायोडाइवर्सिटी भी अलग होती रहेगी। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कैसे? क्योंकि आपको पता है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर जो आपका भूमध्य रेखा होती है वहां पे आपका सोलर सबसे ज़्यादा आता है। क्या? सोलर लाइट या सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, आपको पता है। सबसे ज़्यादा, माफ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे आपका क्या होता है? इक्वेटर जो होता है वहाँ पे सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा, सूर्य सबसे ज़्यादा वहीं पड़ता है, वहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कोई चीज़ कहाँ पे सर्वाइव करेगी? कोई भी प्लांट्स हो या कोई भी एनिमल हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ सर्वाइव करेगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट हो, क्योंकि प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, ये हमने पढ़ा है ट्रॉफिक लेवल में। प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर। तो प्लांट्स को सबसे ज़्यादा सनलाइट चाहिए, तो सबसे ज़्यादा प्लांट्स आपके कहाँ पाए जाएंगे? इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास पाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या चाहिए? दूसरा आपको चाहिए सनलाइट के अलावा वाटर चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि इक्वेटर के आसपास, क्योंकि इक्वेटर के सोलर इक्वेटर में सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा पड़ती है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो बारिश ज़्यादा होगी, तो इसीलिए इक्वेटर में बारिश भी ज़्यादा होती है। तो ये रीजन है कि आपका इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा आपके पाए जाएंगे जो स्पीसीज है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहेंगे या नीचे बढ़ते रहेंगे, कहाँ पे? पोल की तरफ जैसे जैसे जाते रहेंगे, आपका नॉर्थ पोल चले जाइए या साउथ पोल चले जाइए, ये डाइवर्सिटी जो है कम होती जाती है। इसीलिए बोल रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लीजिए। ट्रॉपिक हार्बर मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और पोलर, सेम चीज़ बोल रहा है। ये एरिया को आप लोग ट्रॉपिक बोलते हैं, 30 डिग्री इधर से 30 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स बोल देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर फिर आप जाते हैं तो 60 डिग्री तक आप क्या बोल देते हैं? 60.5 डिग्री तक, 60
एंड हाफ तक क्या बोलते थे लगभग हम लोग, उसको हम लोग टेम्परेट बोलते। तो यही बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक में पाया जाएगा, मतलब इक्वेटर के आसपास वाला एरिया 30 डिग्री इक्वेटर के इधर, 30 डिग्री के इधर। उसके ऊपर जाएंगे थोड़ा कम होगा, पोल में सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई ट्रॉपिक अकाउंट्स ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सॉरी। तो इसका रीजन, तो जो रीजन मैंने बताया, स्पेशिएशन, ट्रॉपिक एनवायरनमेंट और मोर सोलर एनर्जी, तीन चीज़ें। स्पेशिएशन को समझे तो इट इज ए फंक्शन ऑफ द टाइम। Unlike temperate regions subjected to frequent glaciers in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed to millions of years. Speciation का मतलब हुआ स्पेस। ठीक है, यहाँ पे जगह हमेशा ज़्यादा रहेगी। क्यों ज़्यादा रहेगी? क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे अगर स्नोफॉल नहीं होगा, ठीक है, कोई एरिया में अगर स्नोफॉल नहीं होगा तो वो जगह हमेशा यूज की जा सकती रहने के लिए। बट कभी कभी क्या होता है, जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ के जानवर लोग मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्पेशिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, हमेशा अनडिस्टर्ब टाइप का रहता है क्लाइमेट कहा जाए तो। ठीक है, दूसरे की बात करें ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिव मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीच स्पेशलाइजेशन लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ट्रॉपिक का एनवायरनमेंट भी जो होता है प्लीजेंट टाइप होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, ज़्यादा स्नो नहीं पड़ता, काफ़ी बारिश हो जाती है, तो ये आप लोगों का फेवरेबल कंडीशन होती है, इसलिए ट्रॉपिक पे ज़्यादा आपके ये पाए जाते हैं। तीसरा बात करें मोर सोलर एनर्जी, जो मैंने आपको बता दिया कि सोलर एनर्जी ज़्यादा चाहिए आपको। ठीक है, किसी भी चीज़ को, क्योंकि वहाँ से सोलर एनर्जी से ही कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको फिर हम लोग जो नीचे वाले लेवल वाले लोग हैं हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है, ये आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए थोड़ा सा मैंने समझा दिया है। चलिए अब बात करें मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम दो तरीके से, एक स्पीसीज इवननेस और स्पीसीज रिचनेस, दो तरीके से। कहाँ पे स्पीसीज इवननेस का मतलब हुआ कहाँ पे स्पीसीज समान है, एक जैसी है। ठीक है, और रिचनेस का मतलब हुआ कहाँ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्वांटिटी या बात कर रहा है, रिचनेस मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है और इवननेस बात कर रहा है क्वालिटी की। ठीक है, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब एक ही जैसे जीव रहते हैं। ठीक है, एक समान कह दिया जाए इसको, और यहाँ कहते हैं अधिकतर कहाँ रहते हैं। ठीक है, इसको क्या कह देंगे, अधिकतर। तो अगर हम बात करें स्पेस इवननेस की, तो मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पीसीज, वही चीज़ बोला है कि कहाँ पे कितनी फ्रिक्वेंसी के कितने, मतलब ये जानवर कितनी संख्या में पाए जा रहे हैं। सपोज शेर है तो शेर अगर 100 पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई इवन 100 टाइप के शेर पाए जा रहे हैं, 50 टाइप के टाइगर पाए जा रहे हैं, तो ये इसकी इवननेस हो गई। और रिचनेस की अगर बात करें तो स्पीसीज फाउंड इन सैंड, नंबर ऑफ स्पीसीज कि कितने ज़्यादा पाए जा रहे हैं। उससे ये मतलब नहीं कि आपका लायन पाया जा रहा है कि डियर पाया जा रहा है। यहाँ पे है कि पर्टिकुलर हम स्पीसीज की बात कर रहे हैं कि ये स्पीसीज इतनी पाई जा रही है या इतनी इवन है यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पीसीज इवननेस और स्पीसीज रिचनेस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिए, इवननेस का मतलब हुआ कि मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये वर्ड दिया रहेगा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पीसीज, और इसमें आपका नंबर दिया रहेगा रिचनेस में। ठीक है, तो नंबर से आप याद रखिए, रिचनेस का मतलब रिच मिच होता है अमीर। ठीक है, जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे तो पैसे मतलब किस में, नंबर में होगा तो अमीर हो गया। इवननेस का मतलब किसके, मतलब कितनी ज़्यादा ब्रीड है। ठीक है, कितनी ज़्यादा स्पीसीज वहाँ पे रह रही है। तो स्पीसीज रिचनेस इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज रिप्रेजेंट इन द इकोलॉजिकल कम्युनिटी, लैंडस्केप और रीजन। स्पीसीज रिचनेस इज सिंपली ए काउंट ऑफ स्पीसीज एंड इट डज नॉट टेक एनी काउंट द अबंडेंस ऑफ द स्पीसीज ऑफ देयर रिलेटिव अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन। सेम चीज जो बोल रहा है, जो आपको समझा दी गई कि इसका मतलब स्पेस इवननेस का मतलब हुआ कि स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज वहाँ पे कितनी है। ठीक है, कि पर्टिकुलर स्पीसीज कितनी है, बट स्पीसीज रिचनेस में उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिंपल एक काउंटिंग है कि कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये काउंट कर देगा कि हजार टाइप के यहाँ पे आपके ऑर्गेनिज्म रहते हैं, 1000 टाइप के स्पीसीज रहते हैं, 1000 टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, 1000 टाइप की चीज़ें रहती है। यहाँ पे बताया जाएगा 100 टाइप के शेर हैं, 50 टाइप के टाइगर हैं, 30 टाइप के बोफेलो है, तो ऐसे करके इवननेस हो जाएगा। ठीक है, स्पीसीज इवननेस रेफर टू हाउ क्लोज इन नंबर एंड ईच स्पीसीज इन्वायरमेंट इज मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज डाइवर्सिटी इंडेक्स, ए मेजरमेंट ऑफ द डाइवर्सिटी विच क्वांटिफाई how equal the community is numerically. So if there are 40 foxes and 1000 dogs, the community is not very even. मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि स्पीसीज इवननेस का मतलब हुआ कि अगर 100 टाइगर हैं और 100 लायन है, 50 टाइगर, तो ज़्यादा इवन नहीं है ये। यहाँ पे कम से कम 100 टाइगर और 100 लायन और कम से कम 90 टाइगर होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि ये इवननेस है। इवन का मतलब आपको पता है ना, सम। ठीक है, ऑड का मतलब विषम, इवन का मतलब कितने सम है, कितने ज़्यादा मतलब पास पास है, कि हर चीज़ लगभग बराबर मात्रा में होनी चाहिए, तो ज़्यादा इवननेस नहीं है। स्पेस रिचनेस का मतलब नंबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस में 3 मार्कर क्वेश्चन से, ठीक है। तो species diversity of environment is essentially a combined measurement of the richness and evenness. Sometimes it is called the, इसको सैनम डाइवर्सिटी इंडेक्स कहते हैं, लेकिन मोस्टली ये सिम्पसन इंडेक्स के नाम से आता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिम्पसन इंडेक्स होता है जिसमें स्पीसीज की डाइवर्सिटी को हम किस तरह से मेजर करते हैं, दोनों से, रिचनेस से भी और इवेननेस से भी, ठीक है। तो आपका सिम्पसन इंडेक्स से पूछा जाता है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। तो सिम्पसन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम किस तरह से मेजर करते हैं, उसमें रिचनेस भी मेजर की जाती है, आपकी कितनी ज़्यादा संख्या में है और कितने इवेननेस भी है, ठीक है। ये 2 चीज़ मेजर की जाती है आपकी सिम्पसन इंडेक्स में। तो ध्यान रखिएगा, बोथ ए एंड बी इसका आंसर आता है ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी या गामा डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीसीज इन दैट इकोसिस्टम। तो एक पर्टिकुलर एरिया की अगर बात करें तो उसको हम अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया करीब, जैसे कि आपका रीवा की हम बात कर ले या एमपी में बात कर ले, तो एक पर्टिकुलर स्टेट की हमने बात की, तो ये अल्फा डाइवर्सिटी हो गई। बीटा डाइवर्सिटी क्या होगी, कंपैरिजन ऑफ द डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम कैलकुलेटेड चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्पीसीज बिटवीन द इकोसिस्टम। ये बोल रहा है कि आपका जो कंपैरिजन कर रहा है किसके बीच में, बिटवीन इकोसिस्टम कैलकुलेटिंग चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीसीज बिटवीन 2 इकोसिस्टम के बीच में, जैसे एक पॉन्ड के बीच में कर दिया और एक आपका रिवर के बीच में कर दिया, 2 इकोसिस्टम हो गए, एक तालाब हो गया, इकोसिस्टम। इन दोनों में अगर कंपैरिजन कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा बोल देंगे, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे गामा। तो गामा होता है मेजर्स ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। तो एक ही रीजन में जितने भी सारे इकोसिस्टम होंगे, ठीक है, उनकी ओवरऑल डाइवर्सिटी, अगर उसको डिफरेंट टाइप इकोसिस्टम में अगर मेजर करने लगे, ओवरऑल डाइवर्सिटी कितने टाइप की डाइवर्सिटी है, ठीक है। देख ये क्या हुआ कि विद इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया में हमने मेजर किया, ठीक है। ये हो गया कि हमने मेजर किया कि एमपी में कितना है, ठीक है। ये हो गया कि बिटवीन इकोसिस्टम, एमपी में अगर 2 इकोसिस्टम के बीच हम कंपेयर करने लगे, रीवा में एक तालाब है या सतना में एक तालाब है, इसमें हम कंपेयर करने लगे, तो ये होगा बीटा डाइवर्सिटी। और अगर गामा डाइवर्सिटी मतलब जितने भी है पूरे एमपी में जितने भी तालाब हैं उनके बीच में जो भी उनमें जो स्पीसीज रह रही है उनमें कंपेरिजन कर रहे हैं, तो गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ए मतलब A1 ध्यान रख लीजिए, एक ही है। बी ऑप्शन रहता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, तो 2 चीज़ों के बीच में, और गामा मतलब बहुत सारी चीज़ों के बीच में। चलिए आगे बढ़े। अगर हम बात करें लेवल ऑफ डाइवर्सिटी की, ठीक है, ये लेवल ऑफ डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस के जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लॉन्ग आंसर जो आते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो द डिफरेंस इन डीएनए कंटेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल विद इन स्पीसीज एंड पॉपुलेशन अलाउ स्पीसीज टू अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे आपका बटरफ्लाई, रोज, आपका पैराकिट्स और कोरल्स इन द माइरेट व्यूज। ये बोल रहा है कि जो डीएनए कंटेंट है, ठीक है, डीएनए जो कंटेंट है किसमें, इंडिविजुअल अमॉन्ग इंडिविजुअल विद इन स्पीसीज एंड पॉपुलेशन, मतलब एक ही जीन के बीच में, एक ही, सपोज यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स रह रहे हैं, ठीक है, वो एक ही स्पीसीज के हैं, तो उनमें इंडिविजुअल में जो डीएनए जो होता है, क्योंकि आपको पता है हर इंसान का डीएनए थोड़ा सा चेंज होता है। डीएनए हम कैसे पता करते हैं, या तो आपका हेयर, आप लोग मूवी देखते होंगे, किसी के अगर बेटे को पता करना हो कि इसका नाजायज बेटा, कैसे पता करते हैं हम लोग, हेयर से काट लिया, हेयर से आपका पता चल गया, या तो आपका नाखून से पता चल गया। तो उसी तरह ये बोल रहा है कि जेनेटिक मतलब हुआ कि जेनेटिक में क्या डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बीच बहुत सारे इंडिविजुअल, सिंपल अगर समझिए यहाँ पर 100 आदमी हैं, उन 100 आदमी के बीच में तो इंडिविजुअल के बीच में जो भी डीएनए है, ठीक है, उनमें जो डिफरेंस है वही आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा। उसके बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको स्पीसीज के बेस पे कर सकते हैं। रेफर टू वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। तो अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं इसके बीच स्पीसीज डाइवर्सिटी, पहले हम बात करें कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमने कहा स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए, जो आपके वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस हैं, ठीक है, जो पानी में भी रह रहे हैं और ये इसमें भी रह रहे हैं, तो जो एम्फीबियंस हैं वो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा, ईस्टर्न घाट से, तो इसको हम स्पीसीज के बेस पे कर दे रहे हैं। एम्फीबियन एक स्पीसीज है तो उसके बेस पे कर दे रहे हैं डिफरेंशिएट। और उसके बाद बात करें इकोसिस्टम कम्युनिटी में,
इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी में तो रेफर टू द डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिट्स। ए हैबिटेट इज द क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ज्योग्राफी ऑफ रीजन। एग्जांपल डेजर्ट, फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ्स और वेटलैंड। तो इस बेस पे कि वहां पे कौन चीज रह रही है। देखो आपकी डेजर्ट में सारी चीजें नहीं रह सकती। डेजर्ट में जो आप लोगों का हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकते हैं वही चीजें रह सकती हैं। फॉरेस्ट में अलग लोग रहते हैं। मैंग्रोव में जो जल में भी रह ले, थल में भी रह ले, वो लोग रहते हैं। कोरल रीफ एक पर्टिकुलर जगह पर 6 मीटर के अंदर तक पाई जाती है। वेटलैंड जहाँ पे आपका जल और थल दोनों मिलता है। तो उसके बेस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इकोसिस्टम के बेस पे हमने डिवाइड किया, एक आपने स्पीसीज के बेस में कौन सी टाइप के स्पीसीज है उसके बेस पे हमने डिवाइड कर दिया। एक हमने जेनेटिक के बेस पे डिसाइड किया कि उसका डीएनए क्या क्या चेंज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्पीसीज, कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी है जो कभी कभी पूछ लेती हैं, ठीक है, तो जिसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा और उससे ज़्यादा आपको अपने की जरूरत नहीं है। कुछ फ्लैक्सिव स्पीसीज होती हैं, ठीक है। फ्लैक्सिव स्पीसीज मतलब स्पीसीज चूजन टू रिप्रेजेंट एनवायरमेंट कॉस्ट लाइक एन इकोसिस्टम माइट बी इन द नीड टू कंजर्वेशन, चूज फॉर देयर वल्नरेबिलिटी, अट्रैक्टिविटी और डिस्टिंक्टिविटी। ये बोल रहा है फ्लैगशिप का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रोग्राम चलाना। फ्लैगशिप प्रोग्राम आपने सुना है ना। तो कोई भी स्पीसीज जिसको चूज किया जाए किस लिए, कि इन्वायरमेंट की बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल खत्म होने वाली है, अट्रैक्टिव बढ़ाने के लिए या उसको डिस्टिंक्ट बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए, तो उसको फ्लैगशिप स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान इतना रखने की जरूरत नहीं है। जैसे इंडियन टाइगर आपका क्या है, फ्लैगशिप हो गया ना, नाम से पता चलता है कि इंडिया का आपका टाइगर या जाइंट पांडा कहीं का भी होगा, या गोल्डन लायन जो होता है, या अफ्रीकन एलिफेंट, ये सब आपके फ्लैगशिप स्पीसीज हो गए। क्योंकि स्पीसीज किस लिए चूज किए गए, तो रिप्रेजेंट एनवायरमेंट कॉज लाइक एन इकोसिस्टम माइट बी नीड ऑफ कंजर्वेशन, मतलब इनको बचाना पड़ेगा आपको, इसलिए इनको क्या किया जाता है, स्टेट एनिमल जैसे बना दिया जाता है, जिससे कि इन लोगों का कंजर्वेशन अच्छे से हो सके, तो उसको फ्लैगशिप प्रोग्राम स्पीसीज बोल दिए। अब बात करें की स्टोन स्पीसीज की, तो की स्टोन स्पीसीज में स्पीसीज हुज एडिशन टू और सब्सट्रैक्शन फ्रॉम इकोसिस्टम लीड टू मेजर चेंजेस इन अबंडेंस और ऑकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन अदर स्पीसीज, प्लेज रोल इन स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, प्रोडक्टिविटी ऑफ हैबिटेट इकोसिस्टम। जैसे कि आपका अगर इसमें से की स्टोन स्पीसीज ये होता है कि स्पीसीज को अगर हटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए इकोसिस्टम में तो बहुत फर्क पड़ जाए। जैसे आपका शेर, टाइगर, क्रोकोडाइल, अगर हमने शेर को छोड़ दिया किसी जंगल में तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी, जिसको शेर खा सकता है, ठीक है, तो उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। लेकिन अगर शेर को हमने हटा लिया उस इकोसिस्टम से तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो मतलब एक चीज़ के हटाने से वहाँ पे अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कीस्टोन स्पीसीज बोल देते हैं। उसके बाद बात करें इंडिकेटर स्पीसीज की, तो इट डिफाइन ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनवायरनमेंट, दे आर चूजन एज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रॉक्सी फॉर द स्टेट ऑफ इकोसिस्टम और फॉर द सर्टेन प्रोसेस विद इन द इकोसिस्टम। जैसे आपका लिचेंस हो गया, इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी। कुछ आपके होते हैं जो आपकी चीज़ों को बताते हैं, जैसे आपकी डॉल्फिन, रिवर में अगर डॉल्फिन पाई जा रही है, ठीक है, या फिश पाई जा रही है तो वो बताता है कि उसका रिवर का पानी बहुत अच्छा है। तो क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है, रिवर की आपकी स्वच्छता को इंडिकेट कर रहा है। तो कुछ ऐसे स्पीसीज जो इसलिए यूज होते हैं जो आपको इंडिकेट करने के लिए, तो जैसे आपका लिचेंस होता है तो ये क्या कहता है, एयर क्वालिटी को आपको, क्योंकि ये सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर में ज़्यादा होगा तो जल्दी मर जाएंगे। तो अगर लिचेंस ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब आपका अच्छा हो रहा है इन्वायरमेंट, एयर क्वालिटी अच्छी हो रही है। एम्फीबियंस जैसे आपका फ्रॉग हो गया, जमीन में रह सकता है, पानी में रह सकता है, वो ग्लोबल वार्मिंग और एयर पॉपुलेशन को दिखाता है। फिश हो गए, इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, पेरिफिलियन हो गए, मैक्रोबाइट्स, ये मतलब आपका दिखा रहा है किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो इनको इंडिकेटर स्पीसीज बोल। देखिए समझ में आपको, फ्लैगशिप स्पीसीज, फ्लैग हमेशा ऊंचा रखना है, ठीक है। तो किसी स्टेट का एनिमल या आपको नेशनल एनिमल बना दिए जिससे इसका अच्छे से प्रोटेक्शन हो पाए, उनको कोई मारे ना। दूसरा की स्टोन स्पीसीज बना दिए। की स्टोन स्पीसीज मतलब जिसको हटाने एक ताला होता है, एक चाबी होती है, ठीक है। ताले के बिना चाबी नहीं, चाबी के बिना ताला नहीं। अगर चाबी टूट गई तो ताले पे फर्क पड़ेगा ना। तो अगर इसको हटा दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए तो उसमें फर्क, दूसरी चीज़ पे, दूसरे इकोसिस्टम में फर्क पड़ने लगा, उसको कीस्टोन बोल दिया। इंडिकेटर मतलब जिसको देख के हमें पता चल जाए कि हमारा इन्वायरमेंट क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है। उसके बाद फाउंडेशन स्पीसीज की, तो डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम बोथ इन टर्म ऑफ एमेंडेंस एंड इन्फ्लुएंस, जैसे आपका कोरल्स, ठीक है। फाउंडेशन स्पीसीज मतलब आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है। आपको पता है कोरल्स के बारे में मैंने पढ़ा है पिछले वीडियो, अगर आपने देखा नहीं है तो जाके देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद बात करें कि हम चेरिस्मेटिक स्पीसीज की बात करें, तो लार्ज एनिमल स्पीसीज विद वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन अपील दैट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आर यूज्ड टू अचीव कंजर्वेशन गोल वेल बियॉन्ड दोज स्पीसीज, ठीक है। जैसे बारहसिंगा,
भूर सिंह फ्रॉम कान्हा नेशनल पार्क, जाइंट पांडा, बंगाल टाइगर और ब्लू व्हेल। ये बोल रहा है कि बहुत ये लार्ज एनिमल स्पीसीज से रिलेटेड है और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसलिए इनके साथ इनके लिए क्या इन्वायरमेंट जो होते हैं, जो इन्वायरमेंटल को सपोर्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो होते हैं, वो इन लोगों को कोई नाम दे देते हैं या इन लोगों को कुछ रिस्पेक्ट देने के लिए, जैसे भूर सिंह फ्रॉम कान्हा नेशनल पार्क बना दिया गया, तो आपको समझ में आएगा बारहसिंघा। ठीक है, तो ये करिश्मेटिक है। उसके बाद अम्ब्रेला स्पीसीज की बात करें, इट एक्ट एज अम्ब्रेला कंजर्वेशन ऑफ अम्ब्रेला स्पीसीज वुड एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू अदर स्पीसीज एज वेल। मतलब इस अम्ब्रेला जैसे छाता आपको किस चीज से बचाता है, ठीक है, छाता जो होता है आपको किस चीज से बचाता है, पानी से बचाता है। तो ऐसी कोई स्पीसीज जिसको बचाने से और भी स्पीसीज बहुत सारी बच जाए तो उसको अम्ब्रेला स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, एफर्ट हैव बीन मेड टू सेव द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर इन ऑर्डर टू सेव अदर स्पीसीज दैट आर प्रेजेंट इन द सेम इकोसिस्टम सच एज लेपर्ड, मंकी, हेयर्स एंड बोर्स। ठीक है, तो इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स को अम्ब्रेला स्पीसीज हो गए। उसके बाद बात करें इन्वेसिव एलियन स्पीसीज ऑफ इंडिया, तो स्पीसीज दैट ऑकर आउटसाइड देयर नेचुरल रेंज थ्रेटन नेटिव प्लांट्स, एनिमल और अदर स्पीसीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे आपका गोटवीड हो गया, अल्टरनेटा पैराफोरा, प्रिकली पॉपी हो गया, प्लाइमेरा टोडी पाम हो गया, इसको आपको याद नहीं करना है। ये बोल रहा है कि जो आपकी नेचुरल रेंज से आउटसाइड चले गए हो और जो आपके नेटिव प्लांट्स और एनिमल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको इन्वेसिव एलियन स्पीसीज ऑफ इंडिया बोल देंगे। ठीक है, अब हम बात कर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, कैसे कंजर्व करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को हम दो तरीके से कंजर्व करते हैं। ठीक है, कंजर्व मतलब होता है सुरक्षित करना, ठीक है, बचा के रखना। तो इन सिटू और एक्स सिटू, इन सिटू मतलब होता है अंदर, ठीक है, एक्स सिटू मतलब होता है बाहर। ठीक है, इन सिटू का मतलब है कैसे हो गया आपका, इन सिटू हो गया आपका कोई चीज किसी चीज के अंदर रख दिया, प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, जैसे आपका नेशनल पार्क बना लिया, उसमें आपने ला के रख दिया चीजों को। ठीक है, कहीं से लेके आए और रख दिया। नेशनल पार्क में पाए तो नहीं जाते, कहीं से लाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, वैसे ही सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में भी दो हो गया तुम्हारा, आपका टेरेस्ट्रियल हो गया, जमीनी स्थलीय रिलेटेड हो गया, मरीन हो गया, पानी से रिलेटेड हो गया, तो आपका इन सिटू हो गया। ठीक है, ये एक जगह पे हमने रख दिया, इसी के अंदर चीजों को रख जाएगा। एक्स सिटू क्या होता है, जो आपकी बाहर बनाई जाती है, जैसे आपका सीड बैंक कहीं भी बना दिया गया। ठीक है, आपका क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, जो आपका बहुत ठंडा करके माइनस टेम्परेचर में रख के चीजों को बचाया जाता है। फील्ड जीन बैंक हो गया, सेक्रेट प्लांट्स, होम गार्डन, घर में आप बना लीजिए। ठीक है, तो आपको एक्स2 घर बना ले रहे हैं ना, बाहर बना ले रहे हैं। एर्बोरेटा बोटानिकल गार्डन बना लिया, जूलॉजिकल गार्डन बना लिया, एक्वेरिया पानी वाली चीजें बना ली। तो ये आपका दो तरीके से हो गया, एक तो आप इंसिटू करिए, एक एक्स2 करिए। इंसिटू मतलब आपका प्रोटेक्टेड एरिया कर दिया आपने, वहीं पे बना दिया और वहां पे चीजों को लाके आप रख रहे हैं जिससे चीजें बचती रहे। और एक्स2 मतलब आपने कहीं भी इसको बना लिया, इसके लिए आपको बहुत बड़ा जगह नहीं चाहिए, कोई प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है। आपने जब दुकान में सीड बैंक बना लिया, ठीक है, घर में आपने लगा लिया, गार्डन लगा लिया, तो एक्स2 हो गया। चलिए, इंसिटू का समझे। इट इज approach of protecting an endangered plant or animal species in the natural habitat, either by protecting or cleaning up the habitat itself or by defending the species from predator. Some methods as a biosphere reserve, national park। देखिए क्या बोल रहा है, ये एक अप्रोच है। ये एक अप्रोच मतलब होता है उस तरफ बढ़ना, ये एक कदम बढ़ाना। किस लिए? फॉर प्रोटेक्टिंग एन इंडेंजर, जो जिनको खतरा है, एनिमल प्लांट्स, एनिमल स्पीसीज और प्लांट्स हो, किसी नेचुरल हैबिटेट में। नेचुरल हैबिटेट में मतलब जहां पे वो रह रहे हैं। आइदर बाय प्रोटेक्टिंग और क्लीनिंग अप द हैबिटेट इटसेल्फ, या तो क्या करेंगे हम कि इसको हम साफ कर देंगे, हैबिटेट को साफ कर देंगे, या तो हम प्रोटेक्ट कर देंगे। और बाय डिफेंडिंग द स्पीसीज फ्रॉम प्रेडेटर, या तो जो उनको मारने वाले लोग हैं, मारने वाले जानवर हैं, उनसे सुरक्षा करेंगे, तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन बोल देंगे। ठीक है, जैसे आपका नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। एक सिटू कंजर्वेशन की बात करें, इन दिस अप्रोच थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल। इसमें क्या किया कि जहां पे जानवर रह रहे थे, ठीक है, जहां पे जानवर रह रहे थे वहां पे हमने प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया। एक सिटू में क्या किया कि सपोज क्या है कि किसी चीज को खतरा है, कहां पे? गिर फॉरेस्ट में। ठीक है, गिर फॉरेस्ट में खतरा है, तो उसको हम लोग ले आए कि उसको हम बचा सकते हैं। एमपी में पालपुर कुनो में ले आए। ठीक है, तो ये हम क्या किए, एक सिटू उठा के ले आए इस चीज को। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट से बाहर एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेट जोन में रख दिया, जिससे हम उसको प्रोटेक्ट कर सके। जैसे आपका जूलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सफारी पार्क और सर्विस पर्पज। समझ गया कि हमने क्या किया? घर में हमको प्लांट्स लगाना है तो हम क्या करते हैं, हम नर्सरी से लेके आते हैं ना। तो इन सिटू जहां से हम लेके आ जाए चीजों को, और इन सिटू मतलब जहां पे चीजें रह रही हैं वहीं पे उसको प्रोटेक्ट कर दें, या उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया बना दें जिससे उनके ऊपर हमला ना हो पाए।
ठीक है। तो कंजर्वेशन स्टेटस अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोग न्यूज़ में बहुत सारा पढ़ते होंगे कि इसको क्या कंजर्वेशन स्टेटस दिया गया है, ठीक है। तो कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN जो है उसने क्लासिफाइड किया है स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल को डिफरेंट कैटेगरी में। किस बेस पे? एक तो डिक्लाइनिंग A to A कैटेगरी की बात करें कि 5 टाइप से इसको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, 5 रीजन की वजह से। पहला रीजन है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन कम हो रही थी, मतलब पास्ट में ज्यादा थी, प्रेजेंट में कम है, या प्रोजेक्टेड हमको बढ़ाना है। एक जियोग्राफिकल रेंज साइज के हिसाब से या फ्रेगमेंट के हिसाब से, डिक्लाइनिंग फ्लक्चुएशन के हिसाब से, ठीक है, कि पहले वो चीजें जो है बहुत एरिया पे पाई जाती थी, अभी धीरे धीरे वो चीजें कम हो रही हैं। उस बेस पे स्मॉल पॉपुलेशन साइज धीरे धीरे वो चीजें कम हो रही हैं, वेरी स्मॉल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है, या क्वांटिटी एनालिसिस की वो धीरे धीरे क्या वर्नरेबल हो जाएंगी, ठीक है। इस बेस पे हमने कर दिया है। तो या तो पॉपुलेशन उसकी कम हो रही है या उसकी रीच कम हो रही है, पहले यहाँ पाए जाते थे बाद में यहाँ पे नहीं पाए जा रहे। स्मॉल पॉपुलेशन, चीजों की पॉपुलेशन कम हो रही है, वेरी स्मॉल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है, या क्वांटिटी एनालिसिस कर लिया हमने कि आज हम अगर सुरक्षा नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कम हो सकती है, ठीक है। तो इसके बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है, लगभग 9 कैटेगरी है, ठीक है। लगभग कितनी कैटेगरी है? 9 कैटेगरी है, जिसमें आप देखें एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, रीजनली एक्सटिंक्ट, क्रिटिकल इंडेंजर, इंडेंजर, वर्नरेबल, नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 और डाटा डिफिशिएंट, टोटल 9 होती हैं, ठीक है। टोटल कितनी होती है? 9 लगभग हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आपका जिनके लिए डाटा है उनको एडिक्वेट डाटा हम डाल देते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आती है, और इवेल्युएशन के हिसाब से हमारा, ठीक है, एडुकेट डाटा को इवेल्युएट करके एक और आती है डाटा डिफिशिएंट, टोटल 9 आती है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास या तो डाटा नहीं होते या तो हमने उनको इवेल्युएट नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी में करीब 9 आपकी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से अगर बात करें एक्सटिंक्ट, ठीक है, जिसको EX लिखते हैं, इसमें क्या होता है? एक्सटेंक्शन इज एक्सटेंट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल है डेड, मतलब वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, वो क्या हो गया है? खत्म हो चुकी है। जैसे कि आपका अगर बात करें कोई चीज ऐसी थी जैसे डायनासोर क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ए टैक्सन इन एक्सटिंक्ट वाइल्ड व्हेन इट इज नोन ओनली टू सर्वाइव इन द कल्टीवेशन, इन कैप्टिव और इन नेचुरलाइजेशन प्रोसेस और पॉपुलेशन वेल आउटसाइड द पास्ट रेंज। तो ये बोल रहा है कि आपका ये बहुत कम बची हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बची हैं, तो कि सिर्फ सर्वाइव कर रही हैं, ठीक है, कल्टिव, या तो मतलब इनको हम सर्वाइव करवा रहे हैं किसी तरह से, या तो पैदा करवा रहे हैं, या तो किसी तरह से हम सर्वाइव करा रहे हैं, ठीक है। या क्रिटिकली एंडेंजर, मतलब एक टैक्सॉन इज क्रिटिकली एंडेंजर व्हेन द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस इंडिकेट दैट इट मीट्स एनी ऑफ द क्राइटेरिया A2 फॉर क्राइटेरिया एंडेंजर एंड इट देयरफॉर कंसीडर्ड टू बी फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। मतलब बोला जा रहा है कि क्रिटिकली एंडेंजर क्या हो सकता है? क्रिटिकली एंडेंजर इन 5 में से A2E जो क्राइटेरिया दिया था इनमें से किसी एक में आ जाएगी, या तो पॉपुलेशन उसकी डिक्लाइन हो रही हो, या इसकी रीच कम हो गई, स्मॉल पॉपुलेशन हो गया, वेरी हाई पॉपुलेशन, वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, या उसमें से आ जाए कि वो उसको डेंजर धीरे धीरे समझ में आने लगे कि ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद बात करें इंडेंजर, देखिए एक नंबर से सबसे हाई ये होता है, उसके बाद 2 ये होता है, इसके बाद 3 ये होता है, इसके बाद 4 ये होता है। इंडेंजर का मतलब हुआ कि a taxon is endangered when the best available evidence indicate that it meets any of the criteria for endanger and it is therefore considered to be facing a very high risk of extinction in the wild। मतलब फ्यूचर में ये धीरे धीरे खत्म हो सकता है, ठीक है। ये तो एक्सट्रीमली हाई था, उसके बाद थोड़ा सा कम वेरी हाई हुआ, उसके बाद है वल्नरेबल, मतलब एक टैक्सोन इज वल्नरेबल व्हेन द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस इंडिकेट दैट इट मीट्स क्राइटेरिया A2E जो हमने पीछे पढ़ा है, देयरफॉर कंसीडर फेसिंग हाई रिस्क। देखिए सिर्फ रिस्क के बेस पे ही है, ये आपका एक्सट्रीम हाई रिस्क है तो क्रिटिकली एंडेंजर हो गया, वेरी हाई रिस्क है तो एंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल है कि मतलब हाई रिस्क है, ज्यादा रिस्क नहीं है इसमें लेकिन हाई रिस्क हो सकता है। इसका नियर थ्रेटेंड की बात करें तो इसमें भी आपका क्या किया गया है कि नियर थ्रेटेंड में बात किया गया कि वल्नरेबल से नीचे है थोड़ा सा, ठीक है, ना तो क्रिटिकली एंडेंजर भी है, इंडेंजर भी नहीं है, वल्नरेबल है, लेकिन हो सकता है नियर फ्यूचर में वल्नरेबल हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग नियर थ्रेटेंड में डाल देते हैं। उसका लीस्ट कंसर्न में लीस्ट कंसर्न व्हेन इट हैज बीन इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया डज नॉट क्वालिफाई, वो उसमें भी नहीं आती, ठीक है, वो लिस्ट कंसर्न में भी नहीं आ रहा, मतलब वो आपका नियर थ्रेटन में भी नहीं आ रहा है, बट नियर फ्यूचर में हो सकता है वो नियर थ्रेटन में आपका चला जाए, मतलब ये आपका बढ़ जाए, तो उसको हम लोग पहले से प्रोटेक्ट कर लगेंगे। उसको डाटा डेफिशिएंट, इसके बारे में कोई डाटा नहीं, इनएडिक्वेट डाटा है, ठीक है, इसके पास डाटा नहीं, नॉट एवेल्युएट, इसके बारे में हमने कुछ अभी तक कैलकुलेशन नहीं किया या हमारी नजर में ये चीज नहीं आई है, तो ध्यान रहेगा आपको।
ये कभी कभी पूछ लेता है। तो एक्सटिंक्ट में आपका खत्म हो चुकी चीजें। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में क्या है कि व्हेन इट इज नोन ओनली टू सर्वाइव इन कल्टीवेशन इन कैविटी और इन नेचुरलाइजेशन प्रोसेस वेल आउटसाइड द पास्ट रेंज। मतलब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, किसी तरह सर्वाइव करवा रहे हैं। क्रिटिकली इंडेंजर मतलब एक्सट्रीमली हाई रिस्क, बहुत ज्यादा हाई रिस्क। नियर फ्यूचर में उसको सर्वाइव नहीं करवाया तो ये इस पोजीशन में पहुंच जाएगा। इंडेंजर मतलब अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो इस पोजीशन पहुंच जाएगा। वर्नरेबल, इसको ध्यान नहीं दिया तो इस पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हम पहले से ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात कर लें थोड़ा सा। इसमें आपके एल्गी आ जाता है, फंगी आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, लिचेंस आ जाता है, ब्रायोफाइट आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें कि जिम्नोस्पर्म आ जाता है, एंगियो। तो इसमें हमने जो जिसमें ग्रीन ग्रीन कलर किया है ना आपका, ये हाईलाइट किया है ना, वो इंपॉर्टेंट। एल्गी क्या होता है? द ग्रीन नॉन डिफरेंशियल प्लांट नॉन डिफरेंशिएट इनटू ऑर्गन्स इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ पोजेसिंग क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? इसमें रूट नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रूट नहीं होता है, तना नहीं होता, स्टेम नहीं होता, पत्तियां नहीं होती है। ठीक है, जो हरा कलर का आप देखते हैं ना, ग्रीन कलर का पानी के ऊपर, वो एल्गी ही होता है। लेकिन इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए उसको प्लांट्स की कैटेगरी में रख लिया जाता है। फंगी की बात करें तो नॉन ग्रीन नॉन डिफरेंशिएट प्लांट कैटेगरी वाइज टोटल एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड कॉल्ड फंगी। ये क्या होता है आपका कि ये आपका ग्रीन नहीं होता। ठीक है, इसको ये एनिमल भी नहीं होता और ग्रीन भी नहीं होता है, इसलिए इसको फंगी कह दिया। बैक्टीरिया नॉन क्लोरोफिलाइज्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच लीड सैप्रोसाइट और पैरासाइट एग्जिस्टेंस, मेनी ऑफ देम आर पैथोजेनिक। सैप्रोफाइट बैक्टीरिया रेदर बेनिफिशियल। बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया कैसे हो गया? जैसे आपका ब्रेड बनाने में काम आ रहा है तो बैक्टीरिया काम आ रहा है ना, तो बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी हो जाते हैं। वायरस का भी बेनिफिशियल नहीं होते, बैक्टीरिया जो होते हैं बेनिफिशियल। इसमें भी कोई क्लोरोफिल या कुछ पाया नहीं जाता। लिचेंस, लिचेंस इज ए पेकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस द टू लिव ड्राइविंग म्यूचुअल बेनिफिट्स। मतलब लिचेन मतलब आपका कि आपका एल्गी और फंगी अगर एक साथ रह रहे हो, ठीक है, उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपका लिचेन बन जाता है। ठीक है, एक दूसरे के बेनिफिट के देते हैं। सिम्बायोटिक अब बताया था मैंने आपको सिम्बायोटिक के बारे में। इसके बाद लास्ट हम पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ध्यान बस एक बार रीड मान लेते हैं। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्मॉल स्टेम एंड सिंपली बट ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। इसमें भी क्या होता है कि आपका पत्ती तो होती है छोटी छोटी और स्मॉल स्टेम तना भी होता है, लेकिन इसमें रूट्स अवेलेबल नहीं होते। उसके बाद बात करें हम कि टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स हैव वेल डेफिनेटेड प्लांट बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। मोरओवर दे पोसेस वेस्कुलर बंडल्स, बंडल्स में होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म इज नेक्ड स्पर्मेसीड आर द नेक्ड सीडेड प्लांट्स। ठीक है, इसलिए इनका नाम जिम्नोस्पर्म रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट आपको बता रही है। एल्गी आप समझ लीजिए कि एल्गी क्या होती है, ग्रीन होती है, फंगी ग्रीन नहीं होती है, बैक्टीरिया बेनिफिशियल होता है, लिचेन जो होता है एल्गी और फंगी को जोड़ दें आप लोग। और उसके बाद बात करें इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो आपकी इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। दिस इज एडेप्टेबिलिटी मैकेनिज्म ऑफ प्लांट इन न्यूट्रिशन पोर सॉइल। क्या करते हैं लोग, इंसेक्ट उड़ने वाले कीड़ों को फंसा लेते हैं या पकड़ लेते हैं, तो इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कह दिया जाता है। इसके बाद बर्ड्स के माइग्रेशन की बात करें, आपने सुना होगा। ठीक है, प्लांट्स के बारे में बात कर लिया हमने, बर्ड्स के बारे में बात कर लेंगे और थोड़ा सा हम एनिमल्स के बारे में बात कर लेंगे, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बात करें माइग्रेशन रेफर टू द माइग्रेशन बायो कि बर्ड्स का माइग्रेशन क्यों होता है हम समझें, और माइग्रेशन किसे कहते हैं। माइग्रेशन रेफर टू रेगुलर रिकरेंट एंड cyclical season movement of bird from one place to another place. The distance of migration range from short distance to thousands of kilometer, but at the end of period birds will eventually return to home. Migration मतलब वो किसी टाइम पे आई, एक स्पेसिफिक टाइम पे, सपोज मार्च में आ रही है और जून में चली जा रही है। ठीक है, तो इसको माइग्रेशन बोल दिया। माइग्रेशन वाला एक जगह से दूसरी जगह पे आना फिर वापस चले जाना। रीजन ऑफ माइग्रेशन क्या होता है, टू अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। जैसे आपका हो गया क्या, जैसे आपका साइबेरिया हो गया। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ठंड पड़ रही है साइबेरिया में। ठीक है, टेम्परेचर -30 -40 तक चला जा रहा है। तो साइबेरिया जैसी जगह से आती है बचने के लिए, जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा हार्श नहीं रहता है। जैसे इंडिया में 4 डिग्री 5 डिग्री ठंड में जाता है, वहाँ पे रह सकती है। टू मैनेज फूड शॉर्टेज, कहीं पे खाना खत्म हो गया तो आ जाए। टू मैनेज शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी खत्म हो गया, जम गया है। टू हैव बेटर ब्रीडिंग कंडीशन, एक ब्रीडिंग के लिए कंडीशन होती है, बच्चे पैदा करने की कंडीशन होती है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, इतनी चीज़ें होनी चाहिए, वो अगर मिल जाए। लेस कंपटीशन फॉर सेफ नेस्टिंग प्लेस। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, अच्छा जगह मिल जा रहा है रहने के लिए या घोंसला बनाने के लिए, तो ये रीजन हो सकते हैं माइग्रेशन के। चलिए आगे बढ़े, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी की बात कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको इनका नाम नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, जो पढ़ना है बता दे रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो हिमालय के फुट हिल में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी जरूरी है। तो हिमालय का फुट हिल मतलब हिमालय जहाँ पे खत्म होता है, हिमालय की तलछटी। ठीक है, जैसे कि आपका ये हिमालय है ना, तो यहाँ वाले एरिया पे पाई जाती है, तो हिमालयन फुट हिल हो गए। वेस्टर्न हिमालय मतलब हाई अल्टीट्यूड रीजन में आपका वेस्टर्न हिमालय जो है, हिमालय का जो वेस्टर्न एरिया है, तो वहाँ पे उसके ऊपर पाई जाती है। मैंग्रोव स्वैम्प ऑफ सुंदरवन।
ठीक है। ये आपका वेस्ट बंगाल में जो आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर बनाती है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव बताया तो यहाँ पे आपका वाटर और लैंड मिलता है, वहां पे जो दलदली जमीन हो जाती है उसे मैंग्रोव बोलते हैं, तो वहां पे आप पाई जाती हो। ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, हिमालय के ईस्टर्न में जो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ता है। पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया आपका जो साउथ इंडिया पड़ता है नीचे वाला, ठीक है। इधर आप देख लीजिए, आंध्र देख लीजिए, यहाँ पे तमिलनाडु देख लीजिए, केरला देख लीजिए, केरला के ऊपर कर्नाटका देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आता है ना ऐसे, तो ये पेनिनसुलर में आ गया। उसका इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट मतलब आपका थार रेगिस्तान वाला एरिया और भुज और कुछ आपका गुजरात वाला एरिया। तो यहाँ पे जो पाई जाती है, ये इतनी टाइप की डाइवर्सिटी मतलब पाई जाती है। यहाँ पे जो पाई जाएंगे वो डिफरेंट स्पीसीज होंगी, यहाँ जो पाई जाएंगे डिफरेंट स्पीसीज, मैंग्रोव में जो पाई जाएंगे डिफरेंट स्पीसीज, ईस्टर्न हिमालय में जो पाई जाएंगे डिफरेंट होंगी, पेनिनसुलर इंडिया में जो पाई जाएंगे डिफरेंट होंगे, इंडियन डेजर्ट में पाई जाएंगे डिफरेंट होंगे। उसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया आपका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया हो गया जहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट, बारिश जहाँ ज़्यादा होती है, रेन जहाँ ज़्यादा होती है, को नॉर्थ ईस्ट वाले मेघालय शिलोंग वाला एरिया है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, इतनी सारी है कि लेपर्ड पाए जाते हैं, टैकिन पाए जाते हैं, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको बस इतना समझना था कि इतने टाइप की बायोडाइवर्सिटी कहाँ कहाँ पाई जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की। ये वर्ड कभी कभी पूछ लिया जाता है आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के हिसाब से भी। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर गिवन बाय नॉर्मन मेयर्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी वेरी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने दिया था, ठीक है। नॉर्मन मेयर ने दिया। नॉर्मन बोरलॉग ने क्या दिया था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग किस लिए फेमस है? नॉर्मन मेयर ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दिया था, नॉर्मन बोरलॉग किस लिए फेमस है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ बायोजियोग्राफिकल रीजन विच इज सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज थ्रेटन्ड विद द डिस्ट्रक्शन। द हॉटस्पॉट विच कवर लेस देन 2% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया आर फाउंड टू हैव अबाउट 50% ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी क्राइटेरिया फॉर देयर। देखिए क्या बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नॉर्मन मेयर ने इसलिए दिया क्योंकि जहां पे बायोडाइवर्सिटी को क्या है, खतरा है, ठीक है। जहां पे बायोडाइवर्सिटी को खतरा है या खत्म कर दिया गया उस चीज को बचाने के लिए, जिससे हम अगर किसी जगह को हॉट स्पॉट बोल दें तो उस जगह को क्या है, हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्ट, जैसे आप देखिए पूरे वर्ल्ड में टोटल सिर्फ 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्यों? क्योंकि ये 35 जगह को बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें रखना है, इसको हमको प्रोटेक्ट करना है, नहीं अगर नियर फ्यूचर में इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो खत्म हो जाएंगी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब यही हुआ कि ऐसी बायोडाइवर्सिटी, ऐसी जगह है जहाँ पे वो खतरे में है, वो तो नियर फ्यूचर में या तो खत्म हो जाएंगी या तो खत्म हो रही है, तो उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं, ठीक है। तो इंडिया में करीब जो है 2% वर्ल्ड एरिया, मतलब टोटल जितना भी वर्ल्ड में अगर देखें तो 2% ही जो होता है आपका हॉट स्पॉट में आता है, ठीक है। देखिए 35 सच हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल लेवल पे टोटल 35 है, ठीक है। इंडिया में टोटल 4 है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इंडिया में टोटल 4 है, इसमें आपका सबसे पहले आएगा हिमालय, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 हिमालय आपका, हिमालय में आपका आएगा कहाँ से, हिमालय रीजन में जो आपका पाकिस्तान वाला हिमालय हो गया, तिब्बत वाला, तो चाइना वाला जो हिमालय, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार में जो हिमालय है ना, वो हिमालय पूरा आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट होता है। वहाँ जो चीज़ें पाई जाती हैं वो थोड़ा सा खतरे में है। उसके बाद बात करें इंडो बर्मा, इंडो बर्मा मतलब म्यांमार जो अब नाम हो गया, तो आपका नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्सेप्ट आसाम को छोड़ दीजिए आप, और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उसमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, साउथ सदर्न चाइना, नीचे वाला जो एरिया है आपका वो आ जाएगा। इसके बाद बात करें सुंदरवन की, सुंदरलैंड की। सुंदरलैंड आपका कहाँ आया कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनोई, फिलीपींस वाला जो एरिया है, ठीक है, जो आपका निकोबार वाला, ठीक है, अंडमान के नीचे वाला एरिया जो निकोबार से स्टार्ट कर दिया इसको, तो ये आपका किस में आ जाएगा, सुंदरवन। उसके बाद वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ठीक है। तो एंटायर वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला जो एरिया, वेस्टर्न घाट वाला आपको पता है आपका केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया है नीचे वाला जो इंडिया के वेस्ट में पड़ता है, पेनिनसुलर इंडिया में, तो वो आपका वेस्टर्न घाट, और श्रीलंका जो होगा वो आपका किस में आ जाएगा। तो आपको 4 ध्यान रखने, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।